The educators welcome you all to the new lecture. पहले तो माफ़ी चाहेंगे, बहुत दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। कुछ हमारे फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि ऑन पीरियोडिक बेसिस हम लोग इंटरेक्शंस करें, हम लोग एक दूसरे के सामने आएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स एक हमारा बेसिक डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड एक सब्जेक्ट है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इकोनॉमिक्स को उन सब लोगों के तक पहुंचा सकें जो एक बेसिक कॉमन पर्सन है, जो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो ही, साथ में उन लोगों को भी यहाँ पे भला हो कि जो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं डिटेल्स जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है और हम यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत लोगों को गलत धारणाएं बन जाती हैं, बहुत अलग अलग थॉट्स एंड अलग अलग मेंटेलिटीज़ को डेवलप कर लिया जाता है। कुछ का ही मानना है कि इन्फ्लेशन इज़ अ बून एंड अदर्स थिंक दैट इन्फ्लेशन इज़ अ बेन। जाहिर सी बात है कि हर एक का एक तर्क होगा हर चीज़ के ऊपर। तो जो लोग ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना, एंड ड्यू टू द राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द बजट ऑफ द कंज्यूमर गेट्स डिटेरियोरेटेड। क्योंकि जो कंपैरेटिव इनकम होती है, जो जिसको हम लोग रिलेटिव इनकम भी कहते हैं, रिलेटिव इनकम बेसिकली फॉल कर जाती है, जिसकी वजह से बजट्स जो हैं वो कंज्यूमर के, हाउस होल्ड के बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक असर पड़ता है, आउटपुट के ऊपर एक असर पड़ता है, प्राइसेस के ज़्यादा होने की वजह से लोगों के बजट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो वो ये मानते हैं, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये मानता है कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सोसाइटी का दूसरा, इकोनॉमी का दूसरा एक ग्रुप है जो ये मानता है कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन डायनेमिक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। वो दिखाता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, वितर्क हैं, कहीं पे कोई गलत है, कहीं पे कोई सही है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो, जैसे कि आप देखते हैं कि कीन्स ये कहते हैं कि एज लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द मॉनेटरी एक्सपेंशन। सो व्हाट बेसिकली कीन्स wants to portray, wants to display, want to tell us, he is saying that as long as there is unemployment, means he want to portray the picture of partial employed economy, means he want to tell us that as long as there is as long as the resources in the economy are not fully employed, मतलब पूर्ण रोजगार की वो स्थिति नहीं आई है एक इकोनॉमी के अंदर। So as long as there is unemployed resources in an economy, employment will grow as the monetary factors will expand, as the money will expand। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से ही इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है। तो ये कीन्स का कहना है कि एज लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स इन द इकोनॉमी, जब तक के किसी भी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार बिंदु नहीं पहुंचेगी, तब तक के एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। ये कीन्स का कहना था। उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब उनका ये कहना था कि जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं आएगा, थियोरेटिकली, आई एम पॉइंटिंग द वर्ड दैट थियोरेटिकली इट इज सेड दैट, कि कीन्स का ये कहना, मेरा नहीं, कीन्स का ये कहना है कि जब तक के फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन नहीं अचीव होगी, इन्फ्लेशन नहीं आएगा थियोरेटिकली, कि इन्फ्लेशन विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। और कब आएगा इन्फ्लेशन? आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज रीच्ड। नाउ लेट्स talk about the realities according to the Keynes. In reality, Keynes is saying that inflation is possible along with the increasing employment even before the full employment is reached. Keynes का कहना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी ये पॉसिबल है कि इन्फ्लेशन हो जाए। थियोरेटिकली नहीं पॉसिबल है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इन्फ्लेशन रीच हो जाए, लेकिन इन रियलिटी कीन्स ये मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले भी
इन्फ्लेशन हो सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन्फ्लेशन मे बी देयर बिफोर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ओनली विद द इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन भी होता रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले ये हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. कब? कि जब देश की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक्सपैंड कर रही होंगी, देश में बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस बाद में कर सकते हैं, इसी सीरीज में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में. तो जितनी भी फिस्कल, जैसे कि टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज, इफ बीइंग इंक्रीज्ड before the level of full employment is reached, then inflation may be there, but along with the increase in the level of employment. But that particular inflation is known as semi-inflation or bottleneck inflation. Basically bottleneck कहाँ पे आ रहा है? Bottleneck आ रहा है in the case of supplies. जहां पे सप्लाई में बॉटलनेक्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, वहां पे सप्लाई ना होने की वजह से ऑब्वियसली डिमांड नहीं होगी और इन्फ्लेशन को रीच कर जाएगा, आउटपुट नहीं हो पाएगा. तो ये बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहलाता है बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड. आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, अगर यही कंडीशन आती है कि वहां पे प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वहां पे एक बेसिक सा फर्क ही आएगा कि सेमी इन्फ्लेशन में या बॉटलनेक इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन होता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी होता रहता है. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के पहुंचने के बाद अगर इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब देयर विल ओनली बी राइज इन द प्राइसेस, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट. इसको हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझते हैं. यू कैन सी दैट ऑन वाई एक्सेस वी आर शोइंग द प्राइस लेवल्स, एक्स एक्सेस represents output and employment level. Here AS is the aggregate supply curve. This AS is an aggregate supply curve. While there are three aggregate demand curves, AD, there is a basic demand curve that is AD. We can say that original demand is AD, aggregate demand, and this AS is an aggregate supply curve. Now, they are meeting at point E. So at this point E, you can see that demand is equals to supply. We are getting the equilibrium price as OP and equilibrium quantity of output and employment as OI. This is a basic thing. यहाँ पर से हम लोग start करने जाते हैं चीज़ को. Now, due to some expansionary policies, you can say semi-inflation. ये point हम मान रहे हैं कौन सा? We are assuming AD, aggregate demand curve 1 curve, as a point of semi-inflation. We are saying that due to some expansionary monetary or fiscal policies, say for example, one of the factors, monetary factors, is bank rate. Say for example, bank rate falls. So due to the fall in the bank rate, interest rate will fall and consumer can borrow at a cheaper rate. So due to that, the increase in the disposable income in the hands of consumer, the available income in the hands of consumer will rise. So he can increase the demand from AD to AD1. You have to remember that inflation क्यों होता है? Because of the increase in the money supply in the hands of consumers, or you can say the increase in the disposable income of the consumer. So whenever there will be an increase in the disposable income, लोगों के हाथ में जब पैसा खर्चा करने के लिए ज़्यादा आ जाता है तो वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, that leads to inflation. यहाँ पे भी यही देखने को मिला कि पहले एग्रीगेट डिमांड थी AD, now लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने की वजह से because of some kind of loan, because of increased public expenditure, because of the decreased taxes, लोगों के पास इनकम बढ़ती है and the demand increases from AD to AD1. So on the same supply curve, aggregate supply curve AS, now the aggregate demand curve has been increased from AD to AD1. This is known as the point of semi-inflation. You have to be specific. So due to this increase in the demand, the equilibrium will increase from E to E1. Similarly, the prices will rise from OP to OP1. The prices will rise from OP to OP1. It's but obvious कि demand और supply दोनों अब यहाँ पे interact कर रहे हैं, तो the prices will rise. But along with the increase in the prices,
employment, or you can say output, is also increasing from OY to OY1. That means there is an increase in the output due to the rise in the prices. Prices is also rising along with the price, income, output, or you can say employment is also rising. So this is the point of semi inflation. यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ employment भी बढ़ रहा है. तो this is known as semi inflation or bottleneck inflation. But according to Keynes, अगर और यहाँ पे मॉनेटरी एक्सपेंशन हो जाए, और बैंक रेट कम हो जाए, या और पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ जाए, या टैक्सेस और कम हो जाए, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन हायर नंबर ऑफ, या इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के पास, हमारे पास अब और पैसा आ जाएगा. कंज्यूमर विल नाउ डिमांड, इंक्रीज द डिमांड फ्रॉम AD1 टू AD2. डिमांड और बढ़ जाएगी, बट द सप्लाई विल रिमेन सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रीच्ड. सो दिस इंक्रीज इन द डिमांड, अब जो डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर की, भाई फॉर एग्जाम्पल लोग पहले 1000 चीजें मांग रहे थे, बनी जा रही थी क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस थे. लोगों ने 2000 चीजें मांगी, चीजें बन गई, बिकॉज देयर आर अवेलेबल रिसोर्सेज. अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंचा है. जितनी चीजें बनाई जा सकती थी अभी तक वो बनाई नहीं गई हैं, तो ठीक है 2000 ही बन गई. लेकिन अब मैक्सिमम बन भी सकता था सिर्फ 2000, मतलब एक फैक्ट्री थी जहां पे सिर्फ 2000 ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती थी. अब डिमांड क्योंकि बढ़ गई 2000 से 3000, तो अब क्योंकि इस फैक्ट्री में, इस रिसोर्स में इतनी अब कैपेसिटी नहीं है कि 2000 से ज़्यादा बना सके, सो देयर इज एन एक्सेस डिमांड. डिमांड बढ़ने की वजह से ओनली द प्राइस विल राइज, नॉट द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. तो यहाँ पे देखा गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट के पहुंचने के बाद ही ट्रू लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आएगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया है. तो हमने ये चीज़ देखी कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिश्ता था, कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी अचीव हो सकता है, लेकिन ट्रू लेवल ऑफ इन्फ्लेशन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही पहुंचता है. अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इस बोर्ड पे नहीं लिखी हुई है. कहा जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इसके बारे में बात करेंगे. सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसी थ्योरी, इसी अप्रोच का ये कहना है, मेरा नहीं, इस अप्रोच का ये कहना है कि कोई भी इन्फ्लेशनरी कंडीशन को कंट्रोल करना है तो बॉटलनेक इन्फ्लेशन से पहले ही कंट्रोल नहीं करना है आपको. मींस फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचने के बाद आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले. अगर हम यहीं पे इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही, फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज को, कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसीज को अप्लाई कर देते, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज हम अप्लाई कर देते, तो जो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता मिल रहा था ये ना मिल पाता. जो एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ सकते थे वो ना मिल पाते. मींस सरकार को रोल अपना निभाना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये देख के निभाना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ना निभा दें, बैंक रेट्स को बढ़ाना दें. फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सारी पॉलिसीज को अप्लाई करना है. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले गवर्नमेंट ने या बैंक, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसीज को अप्लाई कर दिया, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग पॉलिसीज को, तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकते थे, भले धीरे रेट से बढ़ते या तेज रेट से, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकते थे वो ना बढ़ पाते. तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स सरकार को या सेंट्रल बैंक को इस्तेमाल करना चाहिए हैं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहुंचने के बाद ही करना चाहिए हैं. तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के इस छोटे से रिश्ते से. अब यहाँ पे जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था 1000, 2000 और 3000 वाला, ये हमारे पहले के जो इन्फ्लेशन सीरीज़ थी उसके जो पहले के लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है. आप उस वीडियो को अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चीज़ डिटेल में मिल जाएगी. सो खैर, हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और विद नो डाउट अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. You can message me on WhatsApp. My number is given in the description box. Thank you for watching us. We will be right back after some time with a new lecture on Phillips curve. Thank you for now.